हेलो एवरीवन, आज हमारा जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा हाउ टू अप्रोच मेंस 2020। ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं जो अटैम्प्ट लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में उनके लिए डिज़ाइंड है। तो शुरू से लेकर एंड तक देखिए और छोटी छोटी चीज़ें जो मेंस में आपको बहुत दिक्कत क्रिएट कर सकती है उनके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमें एग्जैक्टली किस तरह से पेपर लिखना है ताकि हमारा ज़्यादा हमें मार्क्स मिले और पूरा का पूरा पेपर हमारा ख़त्म हो सके। क्योंकि मेन जो चैलेंज आ रहा है सामने इस वक्त वो ये है कि पूरा पेपर ख़त्म कैसे करें। 300 मार्क्स के पेपर हैं, 3 पेपर हैं ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एथिक्स का है अलग से, फिर हिंदी और दोनों पेपर हैं हिंदी के। तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ओके। लगभग मोटे तौर पे आज से हमारा 1 महीना बचा हुआ है, अप्रैल में एग्ज़ाम है हमारे, अप्रैल लास्ट वीक में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 और 2 का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग इस किस्म का है कि 3 मार्कर के पहले तो पूरे पेपर को सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड करके रखा हुआ है उन्होंने, पेपर 1 एंड पेपर 2 में, है ना, जो सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो सेक्शन 1 से 3 मार्क्स के लगभग 15 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे 3 मार्क्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे इंटरनल चॉइस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये 15 ही क्वेश्चन लिखे रहेंगे, 16वां क्वेश्चन नहीं होगा। ये 15 क्वेश्चन आपको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बनने चाहिए। सिमिलरली सेक्शन बी में भी ऐसे 15 क्वेश्चन रहेंगे, ओके। सेक्शन ए में जो 5 मार्कर है यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे, ओके। प्लस उसमें ऐसा लिखा है कि यहाँ पे इंटरनल चॉइस हो सकती है। तो इंटरनल चॉइस कैन बी गिवन इन सम क्वेश्चन, सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि सब में दिया जाएगा 10 में से। तो हो सकता हो कि फर्स्ट दे रखा है यहाँ, ये होगा 1.1 ये होगा, और या फिर 1.1 का दूसरा एक और क्वेश्चन दे सकते हैं। इसी तरह 11 मार्कर में भी वो कह सकते हैं कि इंटरनल चॉइस उन्होंने लिखा है कि इंटरनल चॉइस दे सकते हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि हर क्वेश्चन में दी जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पुराने प्रीवियस से हमने पेपर देखे हैं कि हर 11 मार्कर में लगभग इंटरनल चॉइस दी गई थी, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस दी जा सकती है। 5 मार्कर के 10 क्वेश्चन में से हो सकता है कि 5 में वो आपको इंटरनल चॉइस दे दें, 5 में आपको ना दें, ओके। इसी तरह सेक्शन बी में भी रिपीट होगा। अब जो सबसे मेन चीज़ आती है वो ये होती है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये पूरा सेक्शन 150 मार्क्स का है और ये सेक्शन है आपका 150 मार्क्स का। हर यूनिट कंपलसरी है, हर यूनिट से उतना ही पोर्शन आना है जितना उन्होंने प्रिस्क्राइब करके रखा है। तो हर यूनिट से लगभग 30 मार्क्स का आना ही है, ओके, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अब हो क्या रहा है कि अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ, पहले जैसे ही पेपर आपके सामने आता है, आपको सेक्शन ए दिखता है, 15 क्वेश्चन आपको दिखते हैं, उसमें से आप पहले 2-4 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं या आप अटेम्प्ट करने जाते हो, तो ये जो क्वेश्चन है ये टाइम बहुत लेता है। माना कि उसमें 1 या 2 लाइन ही लिखनी है, लिखा हुआ है कि 10 वर्ड लिखना है या 1 या 2 लाइन में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन, वो आपको 3 लाइन दे के भी रखते हैं उसके हिसाब से। तो ये टाइम बहुत लेता है, ओके। अगर मैं मोटे तौर पे देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा एक सेक्शन मुझे 1.5 घंटे में ख़त्म करना है और ये अगला सेक्शन 1.5 घंटे में ख़त्म करना है। पर एग्जाम हॉल में टेम्परामेंट आपको 1.5 घंटे अलाउ नहीं करता, तो आप मान के चलिए कि आपको ये पूरे 3 घंटे में से लगभग 2 घंटे और 50 मिनट ही मिलेंगे। इसके हिसाब से आप अपने आप को ट्रेन करिए कि आप जल्दी से जल्दी लिख सकें। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको 3 मार्कर के 1 या 2 क्वेश्चन ही करने चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट सेकंड करो, थर्ड कर लो, बस 2-3 क्वेश्चन ही करो, इससे ज़्यादा मत करो। और उसके बाद डायरेक्टली जंप करो कहाँ पे, 11 मार्कर पे। 11 मार्कर के सारे क्वेश्चन निपटाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल लिखना पड़े, पर मोटे तौर पे आप लिख सकते हो उसमें से। वो अच्छा खासा आपको 2 पेज का देते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो, आप प्रेशर के अंदर नहीं रहता, आराम से लिखो आप। 11 मार्कर आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए, देन गो टुवर्ड्स द 5 मार्कर। 5 मार्कर सारे अटेम्प्ट करिए और फिर बचे हुए 3 मार्कर अटेम्प्ट करिए। वो इसलिए क्योंकि 3 मार्कर में कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं इन 15 क्वेश्चन में, जिसमें से मान के चलिए कि 3 या 4 बाउंसर क्वेश्चन है, आपको हवा भी नहीं लग रही है कि वो पूछ क्या रहा है सामने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम जाया करने से अच्छा ये है कि आप 11 मार्कर पहले करिए, क्योंकि आपको मार्क्स भी ज्यादा देगा और आप यहाँ पे आप खुल के आपका जो जो नॉलेज है वो देखने को मिलता है 11 मार्कर के क्वेश्चन में। तो 11 मार्कर आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर आप 5 मार्कर की तरफ जाइए और फिर बचे हुए 3 मार्कर की तरफ जाइए। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपका ये टाइम लिमिट में पेपर नहीं हो पाता, सामने वाला पेपर छीन लेता है आपका एग्जामिनर, तो छूटेगा क्या, आपके 3 मार्कर के क्वेश्चन छूटेंगे। कितने छूटेंगे, 2 या 3 छूटेंगे। 3 अगर छूटे तो 9 मार्क्स का फर्क। अगर यहाँ पे 11 मार्कर के 1 या 2 छूट गए तो 22 नंबर सीधे जा रहे हैं या 11 नंबर जा रहा है। तो एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे 11 नंबर का जाना या 22 नंबर का जाना
ज़्यादा खतरनाक है कंपेयर टू यहाँ का 9 नंबर का छूटना। आया समझ में? इसलिए ये वाले क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करो, पहले 1 या 2 3 मार्कर करो ताकि हाथ थोड़ा फ्री हो जाए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिलते ही से सीधे 11 मार्कर पे कूदे, क्योंकि थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, हाथ थोड़ा खुलने में टाइम लगता है। 2 3 मार्कर करें, कोई भी 1 2 तो बन जाएंगे आपको, वो 2 कोई भी कर लिए, बेसिक भी लिखोगे, कोई ग्रामर का इशू नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सीधे टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, 1 या 2 लिखे, सीधे 11 मार्कर पे कूदे, फिर 5 मार्कर पे गए और फिर बचे हुए 3 मार्कर किए। ये तो सेक्शन ए आपने निपटा दिया। अब सेक्शन 2 की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस हो रखी है, तो आप सीधे यहाँ पे 3 मार्कर के बाद यहाँ पे जाएंगे सेक्शन बी के 11 मार्कर पे, और फिर आप जाएंगे सेक्शन बी के 5 मार्कर पे, और फिर आप डायरेक्टली जाएंगे सेक्शन बी के 3 मार्कर के ऊपर। ओके, ये क्वेश्चन आपके इसमें आंसर कॉपी में पहले से प्रिंटेड रहेंगे, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। A to Z आपकी पूरी कॉपी भरी होनी चाहिए। ये मैं मान सकता हूं कि जैसे कोई यहाँ पे 12वां या 13वां नंबर का क्वेश्चन है, आपको नहीं पता कि ये वर्ड क्या लिखे हैं 3 मार्कर में, तो कोशिश करिए कि कहीं अगर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको आइडिया है, कोई वर्ड के आगे कोई और जैसे कोई पैथी लगा है, ओलॉजी लगा है, तो वो कोई स्टडी होगी, है ना, तो आप कह सकते हो इट इज स्टडी ऑफ जो भी वर्ड आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा रिस्क ले सकते हो, शायद नहीं पता हो तो गलत भी लिख सकते हो अगर, या क्लोज इनफ लिख सकते हो, क्या पता वो जैसे मान लीजिए वो माइकोलॉजी पूछ रहे हैं आपसे या एल्गोलॉजी पूछ रहे हैं आपसे, तो एल्गोलॉजी में समझ में आ रहा है कि एल्गे की स्टडी है, माइकोलॉजी इज ऑल्सो स्टडी ऑफ आई गेस शायद फंगाई का होता है या एल्गे की, मुझे याद नहीं है, तो आप वो लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो कुछ कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है आपसे। ओके, पर आपको ये बात याद रखना है कि जो सीक्वेंस है वो लगभग अगर आप ये फॉलो करेंगे, तो मैं ये देख रहा हूं कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज लगाए हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि ये इसमें ज्यादा अटेम्प्ट हो रहा है उनका। पर अगर वो 3 मार्कर के हिसाब से जा रहे हैं, पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, तो 11 मार्कर का इस टाइम लिमिट में लगभग 1 या 2 मार्क्स का छूटना, मतलब कि 22 नंबर का जाना, वो बहुत ज्यादा डेडली हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आपको बाकी लोगों से जीतना है, आपको अपना नॉलेज तो शो ऑफ करना ही है, पर आपको बाकी लोगों से जीतना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना है। तो अगर 300 में से लगभग अगर आपको 285 या 290 प्लस आपका अटेम्प्ट हो रहा है, देन आप मान सकते हैं कि अगर आपने सही सही लिखा है, बहुत एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लिखा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट नियरली 50% ऑफ द मार्क्स, विच इज गुड इनफ, राइट। तो ये आप समझ गए कि 1 और 2 पेपर में कैसे करना है। अब बात आती है 3 पेपर की। पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक, सबसे बड़ा सिलेबस, सबसे ज्यादा दिया हुआ है इस बार साइंस एंड टेक में, और यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से डिवाइड नहीं किया है उन्होंने सीधा कहा है कि 3 मार्कर के 30 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्कर के 20 होंगे और 11 मार्कर के 10 सवाल होंगे। इस केस में भी आप सेम स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, 3 मार्कर के 1 या 2 क्वेश्चन करिए, उसके बाद सीधे कूदिए 11 मार्कर पे, 11 के बाद 5 एंड 5 के बाद बचे हुए 3। ओके, सेम वही लॉजिक है, क्योंकि अगर आपसे पेपर छीन लिया जाएगा तो आपसे आपका कम पोर्शन का छूटेगा, अगर 2 भी या 3 भी छूटे तो 9 नंबर का फर्क या फिर 6 नंबर का छूटेगा आपका। पर यहां पे आपको 11 मार्कर में ये पूरी कोशिश करनी है कि आप काफी चीजें शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस में ग्रामर वगैरह का ज्यादा वो नहीं रहता है, तो आप शॉर्ट में लिखिए। 11 मार्कर के जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन जैसे कि आ सकते हैं, जैसे हर यूनिट से एक क्वेश्चन तो आना ही उन्होंने कह रखा है, तो हर यूनिट में जो बड़े बड़े इशू हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 7 की, जहां पे बहुत सारे वो इसरो वगैरह के नाम दे रखे हैं और पीछे तरफ वहां पे साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी की 11 मार्कर में यहाँ पे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि वो बड़े टॉपिक है। एम विश्वेश्वरैया का कंट्रीब्यूशन पूछ लेंगे, हरगोविंद खुराना का कंट्रीब्यूशन पूछ लेंगे, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसे आप अपने जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उसमें आप अंडरलाइन करते चलिए, उनकी बुक्स के बारे में पढ़िए, उनने कौन सी चीज़ पे रिसर्च की थी इस बारे में पढ़िए, कहाँ से वो पढ़े हैं ये लिखिए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है ये लिखिए, उनको कोई अवार्ड मिला है नहीं मिला है, इस तरह से। तो सीक्वेंस में रहेगा तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इनके पास भी एक मॉडल आंसर होता है जिसके बेसिस पे जो एग्जामिनर होता है वो चेक करता है, तो मॉडल आंसर से काफ़ी कुछ आपका मेल खाना चाहिए। 3 मार्कर में आप कोई जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि कोई वो मैंने बताया था, कोई ओलॉजी है, कोई पैथी है, या कोई डिजीज़ का नाम है, या फिर कोई वैक्सीन का नाम है, वैक्सीन्स के फुल फॉर्म आपसे वो पूछ सकते हैं, डीपीटी पूछ सकते हैं, पीसीवी पूछ सकते हैं, है ना, और ये जो भी आपके वो चल रहे हैं। 11 मार्कर में आप स्कीम्स भी याद रखिएगा, 11 मार्कर में आपसे स्कीम्स पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको पेपर 2 में स्कीम्स पूछ सकते हैं, जो सोशियोलॉजी वाला जो पोर्शन है, पॉलिटी में भी कोई स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं आपसे। जहाँ पे 2 यूनिट हमारी ऐसी हैं जहाँ पे थिंकर्स के बारे में दिया गया है, पॉलिटिकल थिंकर्स, एक है एथिकल जो थिंकर्स है। इन दोनों ही यूनिट में आप पूरी कोशिश करिए कि जितने भी थिंकर्स हैं
उन्होंने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं, या फिर उनका रिसर्च एरिया क्या था। वो रिसर्च एरिया 3 मार्कर्स का सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भैया ये आदमी कहाँ पैदा हुआ था, या स्वामी दयानंद सरस्वती का वो कंट्रीब्यूशन नहीं पूछेंगे 3 मार्क में, बिकॉज कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड हो जाएगा, 2 लाइन में आप कंट्रीब्यूशन नहीं लिख पाओगे, बहुत बड़े बड़े फिगर्स है। बट डेफिनेटली वो आपसे बुक का नाम पूछ लेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है, या विवेकानंद का शिकागो स्पीच पूछ सकते हैं, या फिर वो आपसे महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकते हैं, BR अम्बेडकर के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको उनकी बुक्स का नाम डेफिनेटली याद रखना है। मेरे हिसाब से 3 मार्कर में ये वो पूछ सकते हैं। ओके हाँ, और इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए 2-4 आप हमेशा याद रखिएगा कि 11 मार्कर में गांधी जी काफ़ी कॉमन है उनकी। अब गांधी जी के बारे में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी नहीं पूछेंगे, ही इज टू बिग अ फिगर। वो उनकी स्पेसिफिकली पूछेंगे सर्वोदय, आप सर्वोदय बोल रहा हूँ, ट्रस्टीशिप पूछ सकते हैं आपसे, वो नॉन वायलेंस अहिंसा पूछ सकते हैं, सर्वोदय फिलोसॉफी पूछ सकते हैं, फिर आपका राम मनोहर लोहिया की सर्वोदय फिलोसॉफी हो गई, BR अम्बेडकर का कास्टिज्म के ऊपर हो गया कि वो कास्ट और डेमोक्रेसी को किस तरह से रिलेट करते थे। इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से जो आपको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए वो रहेगा सॉक्रेटिस एंड एरिस्टोटल, बिकॉज ये लोगों का जो फिलोसॉफी है डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, डिफिकल्ट टू राइट एंड टू मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो स्टिक टू नेशनलिस्टिक जो इंडियन जिससे हम थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं। ये तीनों एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स एंड प्लेटो आपके सिलेबस में तो हैं, बट अगर इनका 11 मार्कर का क्वेश्चन आता है तो कोशिश ये करिएगा कि अगर वो कोई ऑप्शन में देते हैं तो वो वाला अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो फिर रिस्क तो है ही, वो तो आपको लेना पड़ेगा अगर पूछ लिया कोई ऑप्शन नहीं दिया 11 मार्कर में तो। ओके अब आते हैं पेपर नंबर 4 पे। ये आपका है एथिक्स का पेपर। ओके एथिक्स के पेपर में थोड़ा सा इक्वेशंस बदल जाता है। यहाँ पे 2 मार्कर के क्वेश्चन है 20, तो ये 40 मार्क्स का ये पहला वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे भी 40 मार्क्स का हो गया। 5 मार्कर के 8 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे। लॉन्ग आंसर यहाँ पे चॉइस रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली चॉइस यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे भी 40 मार्क्स का हो गया, और 2 केस स्टडी ये भी 40 मार्क्स की हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपका नहीं, यहाँ पे शायद 80 मार्क्स का हो गया है ना, 40 और यहाँ पे ये 80 मार्क्स का हो गया है ना, ये 80 मार्क्स का हो गया। तो इस केस में भी आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको या तो आप 20 मार्कर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं, या फिर 5 मार्कर पे पूछ सकते हैं। देन मूव अप, अटेम्प्ट 2 मार्कर क्वेश्चन, या फिर आप 11 ये लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद यू कैन गो टू केस स्टडी। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन करने के बाद केस स्टडी पे कूदिए। केस स्टडी में क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे ऑफ 4 मार्क्स ईच, आप मान के चलिए कि केस स्टडी को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। आपको उनसे रिलेटेड क्योंकि जनरली कोई भी केस स्टडी में जो पुराने पेपर्स दिए हुए 4 सवाल ही पूछे गए हैं कि भाई आपका क्या जजमेंट रहेगा, आप किस तरह से आप उस सिचुएशन को समझेंगे। अब क्योंकि एक नया क्वेश्चन ऐड किया गया है, 5th पहले 4 क्वेश्चन आते थे 5 मार्क्स के, अब 5 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, तो ये मान सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा या फिर उस पूरे 5 क्वेश्चंस में से कि इसमें से स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं, क्योंकि आप एथिक्स में कितने क्वेश्चन पूछोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरी केस स्टडी दे रखी है, आप सारे ऑप्शंस पूछ सकते हो, हर ऑप्शंस को जस्टिफाई करने को बोल सकते हो, आप ये कह सकते हो कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनोगे। तो जो पहला क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है वो ये रहेगा कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि की स्टेक होल्डर्स इस पर्टिकुलर केस में कौन कौन से हैं, उन्हें पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी है, या वो पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी एथिकल वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो भी आप एथिकल वैल्यूज, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी वगैरह जो भी वैल्यूज हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आप केस स्टडी को बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत हाईली स्कोरिंग होती है केस स्टडी, और आपको टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं लिखना है, आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो आप टू द पॉइंट केस स्टडी को अटेम्प्ट करेंगे। फिर 11 मार्कर, फिर 20 मार्कर के क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। कोशिश करिए कि अच्छे अच्छे कोट्स आपको याद रहें, कोट्स के अलग से आप एक लिस्ट बना सकते हैं जहाँ पे आप कोट्स को आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 20 मार्कर में से आपको कम से कम अगर 15 से 16 भी एक क्वेश्चन में मिल रहा है तो बहुत बढ़िया आपका स्कोर हो सकता है एथिक्स में। ट्राई टू ग्रैब एज मच मार्क्स इन दिस पोर्शन, बिकॉज आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, इंटरनल चॉइस इसमें रहेगी, और यहाँ पे आपको 80 में से अगर आप 60 या 65 की रेंज में भी स्कोर कर रहे हैं, यहाँ से पिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रह सकता है। यहाँ पे जो 5 मार्कर रहेंगे वो बेसिकली सिर्फ वर्ड्स हो सकते हैं, करप्शन क्या हो सकता है आपका, जैसे कि इंटीग्रिटी क्या हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, जो भी वर्ड्स दे रखे हैं उन्होंने सिलेबस में, वो डायरेक्टली वो आपसे 5 मार्कर में पूछ सकते हैं, क्योंकि 4 या 5 लाइनों में आप 5 या 6 लाइनों में आप जनरली हर चीज़ को, हर वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर पूछ सकते हैं, पर अगर 11 मार्कर का वो पूछेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ज़रूरत एक सिविल सर्वेंट में क्यों होता है, तो आप भाई लिख सकते हो कुछ पॉइंट्स, बट अगर आपके इस आंसर में कुछ ना कुछ
कोई कोट रहेगा, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बुक है वो डेनियल गोलमैन ने लिखी है, तो उनका कोई कोट हो, या फिर कोई भी एक अच्छा एग्जाम्पल, कोशिश करिए कि इसमें छोटा सा एग्जाम्पल डाल सकते हैं केस स्टडी का, कि कोई रियल में कोई सिविल सर्वेंट रहा हो जिसने ऐसा कोई काम कर रखा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो चाहे वो इंडिया के कोई हो। किरण बेदी का आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, आप इसमें आप जो हरियाणा के अशोक खेमका हैं उनका एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सब के छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि 20 मार्कर बड़ी चीज़ होती है। आप इसे नॉर्मल 11 मार्कर की तरह कंसिडर मत करिए, 9 नंबर एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इस 9 नंबर के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा जो जस्टिफाई कर सके आपके पर्टिकुलर चीज़ को, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो एथिकल थिंकर के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे आपको केस स्टडी जाहिर सी बात ऐड नहीं करनी है, पर यहाँ पर आप उसकी कोई किताब, उनकी कोई फिलोसॉफी, उसकी फिलोसॉफी का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एथिक्स में जितनी चीज़ें आप प्रैक्टिकल लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। तो आपको पूरी चीज़ों को रिलेट करना है रियल लाइफ एग्जांपल से, कि डेली बेसिस पे या किसी भी चीज़ पे हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे वो चारवाक फिलोसॉफी भी बोल रहा है, या फिर वो विवेकानंद बोल रहा है, या फिर कोई और भी बोल रहा है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि रियल लाइफ में एज अ सिविल सर्वेंट मैं उस वैल्यू को कैसे यूज़ करूँगा। ये चीज़ आपको 11 मार्कर के पहले क्वेश्चन में बड़ा ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन में तो पहले में ये आपका एप्टीट्यूड और ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, यहाँ पर आपका बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज, प्रोबिटी वगैरह है, यहाँ पे करप्शन आ जाएगा, तो ये इसमें तो नॉर्मल रहेगा, कोई इशू नहीं है, इसमें आप केस स्टडी लिख सकते हो। पर यहाँ पर आपको ये लिखना है कि मैं कैसे इस वैल्यू को अपने एज अ सिविल सर्विसेज में यूज़ करा जा सकता है। तो ये लगभग एथिक्स का हो गया है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन रहेगा ये भी बुक्स के ऊपर आ सकता है, किसी थ्योरी के ऊपर आ सकता है। बाकी क्वेश्चंस में छोटा छोटा एक 2 लाइन ही आपको लिखने हैं। जब पेपर 5 की बात आती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा इशू आता है। इस पेपर में तो उतना नहीं है, यहाँ पे सब पेपर नंबर 6 में थोड़ा है। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, 3 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, 75 नंबर आप यहाँ उनको दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से भी सीधा आप डेफिनेशन याद रखिए। फिर अलंकार का क्वेश्चन रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्जन, हिंदी टू इंग्लिश, है ना। देन संधि रहेगा, विराम चिन्ह वगैरह रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा, और यहाँ पे फिर आपका 1-2 शायद और भी दे रखा है। तो ज़्यादा स्कोरिंग ये है, इंग्लिश टू हिंदी इजीली हो जाएगा, अनसीन पैसेज आपसे इजीली हो जाएगा, ये शॉर्ट आंसर टाइप इजीली हो जाएंगे, अलंकार वगैरह, पर्यायवाची वगैरह, ये सब थोड़ा थोड़ा आप याद करते चलिए। जो दिक्कत है वो यहाँ पर आ रही है ना, वो इसलिए क्योंकि आपको मिनिमम 40% तो स्कोर करना ही है, और ये पेपर 100 नंबर का है ना। यहाँ पे 200 नंबर का पेपर है, ये 100 नंबर का पेपर है, 300 नंबर की टोटल हिंदी। तो 100 नंबर में से 40 नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने वाला आपके ऐसे से सेटिस्फाई नहीं होता। एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो ऐसे लिखता है वो थोड़ा सा उसका जो डेप्थ रहता है वो उतना नहीं रहता है कंपेयर टू एक हिंदी मीडियम के बच्चे से। अब हमें क्या करना है कि हम ऐसे में अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहले तो आपको सिलेबस में जो वर्ड्स लिख रखे हैं ऐसे से रिलेटेड, उन वर्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मटेरियल इकट्ठा कर लेना है। ओके, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे इतने जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। पर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसे को ये इस पोर्शन में अगर आपने आराम से 60-70s के रेंज में स्कोर कर लिया, तो बाकी चीज़ें अगर आप स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे सॉल्व कर रहे हो तो आप गेम के अंदर हो। यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे में जो टॉपिक दे रखे हैं उसके रिलेटेड आप चीज़ें ढूंढ ले, कुछ अच्छी लाइंस, कोई अच्छे ऑथर्स की, जो पुरानी ऑथर्स हैं उनकी आप लाइन देख सकते हो, जहाँ पे ऐसे किसी डेवलपमेंट इशूज से रिलेटेड है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो समाज का कुछ कोई भी डेवलपमेंट। जैसे क्योंकि उन्होंने कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स उन्होंने दे रखा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद वो कृत्रिम अज्ञान, जो भी अज्ञान, मुझे उतनी नहीं आती है हिंदी तो आप वो उनसे रिलेटेड आप अच्छे आर्टिकल या तो योजना मैगजीन में देख सकते हैं, या फिर अगर रूरल डेवलपमेंट से कुछ है तो आप कुरुक्षेत्र की मैगजीन में देख सकते हो, कुरुक्षेत्र में, या कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको हिंदी के अच्छे ऐसे प्रोवाइड करते हैं। तो आप डेली बेसिस पे कम से कम 1 या 2 ऐसे आप ज़रूर लिखिए, देख के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो जहाँ मार्क्स आपके कटेंगे वो रहेगी मात्रा पे। अगर मात्रा सही नहीं है तो फिर तो मान के चलिए कि वो सामने वाला आपको छोड़ेगा नहीं, बुला के घर मारेगा। ओके, तो ये बिल्कुल नहीं करना है कि मात्रा गलत हो जाए, और उसके लिए आपको रोज़ कम से कम 1 से 1.5 घंटे या तो देख के लिखना है, ऐसे लिखना है, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बरकरार रखिएगा, फोकस बरकरार रखिए, क्योंकि मार्क्स आप इतने दूर तक आए हैं, आखिरी पेपर आपका रहेगा, आप जाहिर सी बात है एग्जॉस्टेड रहेंगे, पर पूरी कोशिश करनी है कि उस दिन आप थोड़े से पंप अप रहें, ताकि यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकें। जो ये 2 हैं ये प्रारूप लेखन रहेंगे, ये आपके 2 क्वेश्चन आएंगे प्रारूप लेखन के, वेरी इजी टू हैंडल, आपको सिर्फ प्रारूप लिखना होता है, पर वही है मात्रा वगैरह का थोड़ा रहता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रारूप लिख रहे हो जिस भी फॉर्मेट का, वो काफ़ी हद तक प्रेजेंट रियलिटी को बताए।
इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें जो प्रारूप लिखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा सही नहीं हैं। ये मैंने काफ़ी लोगों से वेरीफाई करवाया, स्पेसिफिकली उन लोगों से जो खुद गवर्नमेंट MPPSC जिन्होंने निकाल रखा है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनका ऐसा कहना है कि जो लिखा है ये 85% तक सही है, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर कोई प्रारूप लिख रहे हो तो जब भी कोई ऑफिशियल लेटर रहता है तो ऊपर आपको पता रहेगा कि एक नंबर दिया रहता है, सम नंबर डैश समथिंग समथिंग समथिंग, जो कि आप अगर हिंदी में देखें तो आवक जावक नंबर होता है या इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर जो होता है उनके पास। तो वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लेटर कोई गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू जा रहा है तो वो आवक जावक नंबर वहाँ ज़रूर होगा, एक डेट होगा, वो डेट तो चलिए हर कोई लिखता है। और नीचे जो कॉपी जिसको अटैच की जाती है, किस किस को अटैच की जाती है, वो भी आप सोच सकते हैं कि हाँ इन 3-4 लोगों को कॉपी अटैच की जा सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ें प्रारूप लेखन में आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 25 नंबर मिलेंगे। ये 25 का है, इसके 12.5 के 2 आएंगी, तो ये 25 का हो गया, ये 25 का हो गया और ये 50 का हो गया। इस तरह का डिवीजन है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि पहला एक ऐसे लिखें, ठीक है, या फिर आप छोटा वाला ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको ऐसे में उतना ज़्यादा श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ गलती भी करेंगे तो 25 नंबर में गलती हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, फिर प्रारूप में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फिर 11 जो 50 मार्कर का ऐसे ही बहुत ही अच्छे लिखेगा। ऐसे लिखने के लिए हमेशा आप याद रखिएगा, लिखने के पहले आपको हमेशा एक ब्लूप्रिंट बना के रखना है, सोच के रखना है कि मैं किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा हूँ। अगर उन्होंने कोई भी पूछ लिया कि भाई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पूछ लिया, या कोई भी कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ लिया, या कंज्यूमर राइट्स के बारे में पूछ लिया, तो पहले एक सोच के रखो या कॉपी के पीछे बना के रखो कि एग्जैक्टली मुझे किस फॉर्मेट में से अप्रोच करना है। ऐसे कभी भी ब्लाइंडली नहीं लिखा जाता कि जो मन में आया लिख दिया और वो ऐसे हो गया, कभी ऐसा मत लिखिएगा। ऐसे में हमेशा आपको एक सीक्वेंस सोचना है कि मुझे कैसे किस फॉर्मेट में अप्रोच करना है। आपको सीक्वेंस लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसकी ज़रूरत, फिर प्रॉब्लम्स, फिर सॉल्यूशन, और एंड हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ऐसे में ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको सबको आइडिया होगा। ये एंड हमेशा पॉजिटिव लिखना है, होपफुल एंड लिखना है, एक कंस्ट्रक्टिव आपका आंसर में दिखना चाहिए। तो पेपर 6 को इस तरह से अप्रोच करना है। पूरी कोशिश करिएगा कि इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, ताकि बाकी टेंशन आपको, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। कुछ चीज़ें इस वक्त जो आपको करनी हैं, जो लास्ट एक महीने में करनी है, वो ये है कि आपको कम से कम डेली बेसिस पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सैटरडे संडे, अगले 30 दिनों तक 3 घंटे पर डे आपको लिखना ही लिखना है। आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम है, 3 घंटे के हिसाब से पर डे आपको लिखना ही लिखना है। आप उस 3 घंटे को डिवाइड कर सकते हैं। 2 घंटे आप इंग्लिश के पेपर्स लिखिए, 1 घंटे आप हिंदी लिखिए, चलेगा। आधे घंटे हिंदी लिखिए, 2.5 घंटे ये लिखिए, चलेगा। पर आपको 3 घंटे आपके हाथ चलने चाहिए। वो इसलिए क्या कि आपका हाथ खुल जाए। इस वक्त बच्चे अक्सर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है, उन्हें लगता है कि मेरा सिलेबस अब तक खत्म नहीं हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं पहले पढ़ लेता हूं, लिख तो मैं कैसे भी लूंगा। और ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। जब भी हम लोगों ने मेंस लिखा है, हम लोगों ने ये चीज़ जानी है कि जब तक हाथ से चीज़ें नहीं लिखी जाती, जब तक हाथ नहीं खुलते, आप गेम में नहीं रहते। ओके, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो मैं कह रहा हूँ आप समझ लो, मान लो, इनग्रेन कर लो। सक्सेसफुल हो गए तो मुझे ब्लेसिंग दे देना। पर ये मैं जानता हूँ कि अगर आपने आज से 3 घंटे नहीं लिखा तो मान के चलिए बहुत दिक्कत हो सकती है। ओके, अब 11 मार्कर तो आप जानते हो कि आप बड़े से लिख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें, बुक्स के पीछे के जो इंडेक्स रहते हैं, कई बार अच्छी जो बुक्स यूज़ करते हो तो पीछे वो जैसे हिस्ट्री की बुक्स है तो सारे इंडेक्स लिख रखे हैं। हर चीज़ के वो जो इंडेक्स लिख रखा है, मान लीजिए कहीं बैटल ऑफ प्लासी लिख रखा है, या फिर बैटल ऑफ वंडी वॉश लिख रखा है, या बैटल ऑफ चौसा लिख रखा है, कोई भी बैटल लिख रखा है, उस बैटल के मानी वो सीधा वर्ड 3 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन देखते चलिए, 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री के रोज अटेम्प्ट करिए कि मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा। चेकिंग के पीछे मत जाइए। एग्जामिनर आपको तब मार्क्स देगा अगर आप सामने वाले के टू द पॉइंट हिट कर रहे हैं, उसे जो उसने सवाल पूछा है उससे रिलेटेड सीधा वैसा ही पॉइंट लिख रहे हैं। आप घुमाओगे फिराओगे उसे, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, तो फिर वो सामने वाला समझ जाएगा, वो इतना गधा तो है नहीं। तो आपको टू द पॉइंट हिट करना है आंसर को। कोशिश करिए, आप अगर 12 से 15 घंटे आपको पढ़ना ही है, मतलब इससे कम तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मैं 12 घंटे का भी पकड़ता हूँ, 24 घंटे में से 12 घंटे आप पढ़ रहे हो, 3 घंटे आपने इसके लिए निकाल दिए। अब बचते हैं आपके पास 9 घंटे। तो बाकी 9 घंटे में से आप तीनों सब्जेक्ट्स को उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई पोर्शन वीक है तो मैक्सिमम 9 घंटे आप रिवाइज करना है, पर 3 घंटे आपको लिखना जरूर है। और ये पूरी कोशिश करिएगा कि वो 3 घंटे एक ही स्ट्रेच में आप लिखो, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 घंटे बैठना ही है। तो जब आप एक स्ट्रेच में लिखोगे तो आपके हाथ खुलने लगेगा। आपको एग्जाम में जाके आपको सोचने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आप क्वेश्चन देखते हो और सीधा आपका हाथ चलना चाहिए। तो ये फेज तभी आ पाएगा जब आप पिछले 1 महीनों से लिख रहे हो। ओके,
सो मेरे हिसाब से ये कुछ चीज़ें थी जो छोटी छोटी नुआंस जिसे कहते हो आप, जो जनरली कोई नहीं बता पाता। 3 मार्कर के 2, 11 मार्कर पूरे, फिर 5 मार्कर, फिर बचे हुए 3 मार्कर। आई होप इस तरह से आप लगभग पूरा पेपर ख़त्म कर पाओगे और सक्सेसफुल रह पाओगे, ठीक है। और कोई भी और डाउट वगैरह हो आप कमेंट में कर दीजिए। मैं कुछ दिनों के लिए फ्री हूँ, 1 या 2 दिनों के लिए, तो मैं आपको डेफिनेटली उसका तुरंत मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि एग्जैक्टली कुछ भी और इशू आता है तो, है ना। और ऑल द बेस्ट, ठीक है।